नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और आज बात राजधानी पर सवाल, सरकार गिराने पर बवाल। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश के बीच राज्य में गैरसैंण और सरकार गिराने के दावे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल खानपुर में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा में दावा किया है कि बीजेपी सरकार गिराने को गुप्ता बंधु साजिश कर रहे थे और जिसमें वो 500 करोड़ रुपए तक खर्च करने को तैयार थे। उमेश कुमार के इस दावे के बाद राज्य में सियासत और तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने राज्य सरकार से इस मामले की जांच कराने की मांग की है और इस बीच गैरसैंण के मुद्दे पर भी सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दावा किया है कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना चाहते थे, लेकिन विजय बहुगुणा समेत कांग्रेस छोड़कर जाने वाले जो अन्य नेताओं ने इसका विरोध किया और हरीश रावत के इस आरोप पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि हमारे ही पार्टी से अलग होने के 1 साल बाद तक हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे। हरीश रावत चाहते तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के संबंध में निर्णय ले सकते थे। आज इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर सरकार को गिराने की साजिश का खेल शुरू हो गया है। ये दावा विधानसभा के भीतर खुद एक विधायक ने किया है। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा में दावा किया है कि भाजपा सरकार गिराने को गुप्ता बंधु साजिश कर रहे थे, जिसमें वे 500 करोड़ रुपए तक खर्च करने को तैयार थे। उमेश कुमार के इस दावे के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सरकार से इस मामले की जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि क्या सरकार खुफिया तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जो एक निर्दलीय विधायक को सरकार गिराने की सूचना सरकार से पहले पता चल जा रही है। मैंने कहा सदन में कि अब कुछ लोगों का ये कहना है कि इनका ये कहना है कि हम सरकार से बदला लेंगे, सरकार जो है हम ये पलट देंगे चाहे हमको 500 करोड़ खर्च करने पड़े। तो मैं इनको इतना कहना चाहता हूं, हमारे सरकार से मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है और राज्य के प्रति हमारी निष्ठा में कोई कमी नहीं है। कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड राज्य की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बहुत ही अटपटा, अजीबोगरीब और संवेदनहीन, गैर जिम्मेदाराना बयान है उमेश कुमार का। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार धामी जी की गिर रही है, दर्द उमेश कुमार को उठ रहा है, ये भी बहुत अपने आप में आश्चर्यजनक है। वहीं सरकार के पास तमाम खुफिया एजेंसी होने के बावजूद एक निर्दलीय विधायक को ये पहले पता चल जा रहा है कि यहाँ सरकार गिरने वाली है, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गले नहीं उतर रहा है। और तो और उमेश कुमार ने सीधे सीधे एक इशारा भाजपा के विधायकों पे किया है कि इसका मतलब भाजपा के विधायक बिकने के लिए तैयार है क्या? बिकाऊ है भाजपा के विधायक जो 500 करोड़ में बिक जाएंगे, क्योंकि सरकार तो तभी गिरती है जब विधायक पाला बदल लें। तो कहीं ना कहीं विधायकों को अपने बचाव में आना चाहिए और विधायकों की चुप्पी ये बताती है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कहीं ना कुछ गड़बड़ झाला है, बिना आग के धुआं नहीं उठता। और उमेश कुमार का ये बयान सारी उंगलियां भाजपा के विधायकों पे खड़ा करता है कि वो सेलेबल है, वो ऑन सेल है, इसलिए सरकार गिरने की पूरी सुगबुगाहट है। और मिट्टी में मिलाने की जो बात उन्होंने कही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक निर्दलीय विधायक के आवरण में उमेश कुमार सीधे सीधे भाजपा के लिए काम करते हैं। ऐसी जो लोकतंत्र की स्तंभ है, वहां पर कोई भी बात हो तो वो गंभीरता से होनी चाहिए। वो चौराहा भाषण का अड्डा नहीं है, एक एक शब्द का मूल्य होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि विधानसभा में एक भी बात उठी है उसका पूरी ताकत के साथ उसको प्रमाणित होना चाहिए, नहीं तो किसी को जो चाहे बोले। और यदि ये घटना है तो उसको हर कीमत पर एक निर्धारित समय में होना चाहिए। आपको लगता है सरकार को इस मामले में गंभीरता से जांच करनी चाहिए? क्योंकि बहुत गंभीर कह रहा हूँ कि जिसने बोला है उसको भी साबित करना चाहिए, सरकार को भी जांच करनी चाहिए। मैं पहली बात ही कह रहा हूँ। और फिर गवर्नमेंट को भी पूछना चाहिए, बताओ भाई
हाउस मेंबर आपने बोला। हाँ, क्योंकि हाउस को हल्केपन से नहीं ले सकते। वही एक और जहां राज्य में गुप्ता बंधु की ओर से सरकार गिराने की साजिश पर सियासी बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में गैरसैंण के मुद्दे पर सियासत बयानबाजी फिर से शुरू हो गई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ये दावा किया है कि वे मुख्यमंत्री रहते हुए गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना चाहते थे, लेकिन विजय बहुगुणा समेत कांग्रेस छोड़कर जाने वाले अन्य नेताओं ने इसका विरोध किया। वहीं हरीश रावत के इस आरोप पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे पार्टी से अलग होने के 1 साल बाद तक हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे। हरीश रावत चाहते तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के संबंध में फैसला ले सकते थे। हरीश रावत जी के बयान के बारे में मुझे भी जानकारी मिली। बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरीश रावत जैसा वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें करें। अरे हम लोगों को उन्होंने दोषी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोगों के छोड़ने के 1 साल बाद तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। आखिर क्यों नहीं उन्होंने गैरसैंण में फैसला लिया? देखिए, हरीश रावत जी के बयानों में उनकी ढलती उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस उम्र में कहीं न कहीं दिमागी दिवालियापन उनका निकल गया। और अगर मैं बोलूं तो उत्तराखंड में हरीश रावत झूठ बोलने की एक चलती फिरती मशीन है, और इसी झूठ बोलने की आदत ने उनको आज उनको तो गत में लाने का काम किया। पूरे उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस को अगर किसी ने आज जमीन के नीचे ले आने का काम किया तो वो केवल हरीश रावत है। और मैं उनको आज फिर सलाह दे रहा हूं कि अपनी उम्र के कारण उन्हें बानप्रस्थ आश्रम में जाकर के निश्चित रूप से संन्यास ले लेना चाहिए। देखिए, सुबोध उनियाल जी ने अगर हरीश रावत जी को झूठ बोलने की मशीन बताया है, तो सबसे पहले तो सुबोध उनियाल जी को जो है अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उन्होंने जो है उस पार्टी की पीठ में छुरा भोंक करके भाजपा का दामन थामा, जिस पार्टी ने उनको जो है इस प्रदेश की सियासत में इतना बड़ा रुतबा दिया, और उसके बाद उन्होंने जो है पार्टी की पीठ में छुरा भोंका। और हरीश रावत जी तो इस प्रदेश के जननायक हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, और विरोधी दल के लोग भी उनका सम्मान करते हैं। और हरीश रावत जी ने गैरसैंण के संबंध में जो भी वक्तव्य दिया है, मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता भी उससे सहमत है, क्योंकि हरीश रावत जी की सरकार को जिस तरीके से अस्थिर करने का प्रयास हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और सरकार अगर स्थिर नहीं होती तो निश्चित तौर पर वो अपना वादा पूरा करते और गैरसैंण को राजधानी घोषित उस कार्यकाल में कर देते, क्योंकि जो भी वहां पर अवस्थापना विकास का काम हुआ है वो तो आदरणीय हरीश रावत जी की सरकार में ही हुआ है। और भाजपा की प्रचंड बहुमत वाली सरकारें अभी तक एक ईंट भी गैरसैंण के नाम पर नहीं रख पाई हैं। इसका जवाब भी तो उनको देना चाहिए। ये राजनीतिक पार्टियों का हमेशा का सुगुफरा है। कोई भी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। कोई भी राजनीतिक दल का नेता वो सोचता है कि भी पहाड़ी लोग हैं, ये तो कोई ज्यादा विरोध करते नहीं है, पहाड़ों में लगातार पलायन हो रहा है, वहाँ तो जनसंख्या कम हो रही है। तो इसलिए जो मैदानी क्षेत्र में जो लोग हैं और जो अपनी सुख सुविधाएं छोड़ करके कोई गैरसैंण नहीं जाना चाहता। इसीलिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि गैरसैंण के बारे में सिर्फ बातें हो रही है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री रहा हो, पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, वर्तमान नेता, कोई भी गैरसैंण के प्रति संवेदनशील नहीं है। आप लगा लीजिए कि कुछ नेता कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं गिरती तो हम राजधानी बना देते। तो भाई तुम बताओ ना कि जब सरकार थी तब कौन सा लेटर जारी कर दिया, तब कौन सी घोषणा कर दी आपने? सरकार गिरने में कोई बयान देने का तो कोई दिक्कत नहीं थी। कोई बयान बता दो उस दौरान का, कोई लेटर बता दो उस दौरान की, कोई मीटिंग बता दो कि भाई हमने पार्टी की मीटिंग या सरकार ने एक मीटिंग बुलाई गैरसैंण के बारे में, कुछ नहीं। कुल मिलाकर मानसून की भारी बारिश के बीच राज्य में स्थायी राजधानी और सरकार गिराने के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जा रही है? आखिर कैसे सरकारी खुफिया तंत्र को इस साजिश का पता नहीं चला? क्या धामी सरकार इस मामले की जांच कराएगी? सवाल ये भी है कि यदि हरीश रावत ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी नहीं बनाया तो आखिर क्यों भाजपा गैरसैंण को स्थायी राजधानी की घोषणा नहीं कर रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में चर्चा आज इसी बात को लेकर, एक तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने को लेकर सियासत तेज है, लगातार बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है और इसको लेकर राजनीति। दूसरा अहम बिंदु जिसको लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं और सियासत भी, वो ये
कि सरकार गिराए जाने को लेकर गुप्ता बंधु की क्या साजिश, और वो भी एक निर्दलीय विधायक को पता है। ना तो सरकार को इस बात की भनक लगी, ना जांच एजेंसियों को इस बात की भनक लगी, और इस मामले में अब क्या जांच किस तरीके से कराई जाएगी, क्योंकि जो आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि सवालों के घेरे में निर्दलीय विधायक भी, उमेश कुमार भी, और साथ ही वो तमाम विधायक भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ऐसे में ये सवाल उठना कि किस तरीके से और आखिर ये साजिश रची भी गई तो क्यों रची गई, ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं। और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने को लेकर भी सियासत काफी अरसे से चली आ रही है, और इस पर विराम कब लगेगा, क्योंकि अगर कांग्रेस की सत्ता रही उत्तराखंड में, हरीश रावत के जो बयान निकलकर सामने आए उसमें किस तरीके से पलटवार किया गया है, और जो कांग्रेस के ही पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने पलटवार किया उनियाल जी ने, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि एक साल बाद भी अगर हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे तो हरीश रावत अगर चाहते तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के संबंध में निर्णय ले सकते थे। आखिर क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने को लेकर कोई मीटिंग, कोई ऐसी बैठक उस कार्यकाल के दौरान भी नहीं की गई है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गिरिराज किशोर जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और प्रदीप कुकरेती जी राज्य आंदोलनकारी हैं जो कि इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, अरुण शर्मा जी भी एज ए वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कमलेश रमन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता से, कमलेश रमन जी से करेंगे। कमलेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? कमलेश जी, ये जो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने को लेकर सियासत और साथ ही सरकार गिराए जाने की साजिश को लेकर अब सियासत तेज हुई है, ये दो अहम बिंदु सामने आ रहे हैं। सभी मेहमान जुड़ चुके हैं, यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, मीनाक्षी घड़ियाल जी भी जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता से कि आखिर क्यों ये साजिश रची गई, और एक निर्दलीय विधायक को ये बात पता है लेकिन सरकार को और ना ही एजेंसियों को इस बात की भनक तक नहीं लगी। कमलेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए, फिलहाल संपर्क वापस से करने की कोशिश करेंगे। सभी मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन ये वाकई जिस तरीके से गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है, और एक बार फिर से जो है बयानबाजी सामने आ रही है और इसमें पलटवार भी किया गया। और जो दूसरा अहम मसला कि 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए सरकार गिराए जाने को लेकर, लेकिन सबसे अहम सवाल यही कि इसकी खबर सरकार को भी नहीं और ना ही एजेंसियों को है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में बात आज गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने को लेकर खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कमलेश रमन जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, साथ ही प्रदीप कुकरेती जी हैं राज्य आंदोलनकारी, और कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं गिरिराज किशोर जी हिंदवान। आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुरुआत गिरिराज किशोर जी से कर लेते हैं। गिरिराज जी, ये जो एक तो साजिश की बात निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराए जाने को लेकर 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए, और ये बात एक निर्दलीय विधायक को पता है, ना कि सरकार को,
और ना ही जांच एजेंसियों को। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? असेंबली में एक निर्दलीय विधायक डिबेट में कि 500 करोड़ रुपए देकर सरकार को गिराने का षड्यंत्र हो रहा है, साजिश हो रही है गुप्ता बंधुओं के द्वारा। आप स्वयं सोचिए सोनी जी, इस समय भाजपा रूल कर रही है, शासित है प्रदेश में, उत्तराखंड में। इनकी पूरी इंटेलिजेंस फेल्योर है, इनकी एलआईओ फेल्योर है। आप स्वयं सोचिए जो स्थितियां हैं कि एक निर्दलीय विधायक जो है एक डिबेट में पार्टिसिपेट करते हुए इतनी बड़ी बात एक बोल जाता है, और वाकई आज स्थितियां जो है, आज कांग्रेस पार्टी अगर अपना पक्ष रख रही है और वाकई इस बयान के विरोध, अपने विरोध, इस बयान के विरुद्ध एक विरोध अपना दर्ज करवा रही है सरकार के सामने, तो आप स्वयं सोचिए कि राज्य में जो सरकार इस समय शासित है सोनी जी, आज किस स्थिति में सरकार चल रही है। और आप स्वयं सोचिए, अगर 500 करोड़ रुपए की बात अगर एक निर्दलीय विधायक रखते हैं, सरकार को कोई कानो कान खबर नहीं है, और आज सरकार का एक भी विधायक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सामने आने को तैयार नहीं है और अपनी बात रखने को तैयार नहीं है, अपना स्पष्टीकरण जो क्लेरिफिकेशन होता है। आप स्वयं सोचिए जो स्थितियां हैं इतना विकराल रूप ले चुकी हैं कि एक बात एक विधायक, निर्दलीय विधायक असेंबली में डिबेट करते हुए रखते हैं। और सुनिएगा आप एक बात और सोनी जी, हम लोग डिमांड करते हैं भाजपा से जो रूल कर रही है उत्तराखंड में कि आप लोग जांच बिठाएं, हम लोग सीबीआई जांच की भी मांग करते हैं सरकार से। सुनिएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अगर एक निर्दलीय विधायक इतनी बड़ी बात अगर असेंबली में वाकई जो है अगर इस तरह से बात रखते हैं अपनी, तो कितनी सत्ता और विपक्ष दोनों ही ये मांग कर रहे हैं कि भाई इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी, हमारे साथ प्रदीप कुकरेती जी भी राज्य आंदोलनकारी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, कमलेश रमन जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रदीप, कुकरेती जी का रुख करेंगे। कुकरेती जी, जिस तरीके से एक षड्यंत्र कहा जा रहा है रचा गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराए जाने को लेकर, इसको लेकर क्या लगता है, आखिर क्यों यह साजिश रची जा रही है या रची गई? अनम्यूट करिएगा। प्रदीप जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। प्रदीप जी अनम्यूट कर लें। देखिए जी, मेरी आवाज आ रही है मैडम? सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। जी, वॉइस क्लियर है? क्लियर है, कंटिन्यू। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात सत्यता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार के अंदर जब इस तरह की बात विधानसभा के अंदर जब आती है तो निश्चित रूप में कान खड़े करने वाली खबर होती है ये। तो दूसरी बात, जो पूरे राज्य आंदोलन का जो एक आत्मा के रूप में जिसको जो है राज्य के आंदोलन के समय ही गैरसैंण राजधानी जिसका चयन हो गया था चंदन नगर के रूप में, और वहां जब ऐसी बात निकल के आती है तो मानो मुझे टीएसआर का समय याद आ गया कि उस समय तो चलो ये विधायकों की अपनी आपस में एक वो थी, नाराजगी थी, या किस तरह का जो अंदर जो एक क्रंदन जो विधायकों का आपस में था, जो संवादहीनता थी, या जो एक तरह से पावर सीज की हुई थी। देखिए वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार से इस समय हम आपदा से लड़ रहे थे, इस समय हम चार धाम यात्राओं को सुगमता से निभा रहे थे, इस समय हमें जो है कार्रवाई विधानसभा के आगे नीतिगत फैसलों पे नियम लेना था, वहां पे जब ऐसी बात निकल के आती है तो निश्चित रूप में इसमें सरकार का ध्यान भी आकर्षित होना चाहिए कि आखिर ये बात खाली सुगबुगाहट है, इसकी बात की जांच तो होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है।
चलिए, जांच की बात तो निकलकर सामने आ रही है, सत्ता पक्ष भी जांच की बात कह रहा है, विपक्ष भी जांच की बात कह रहा है। कमलेश रमन जी का रुख कर लेते हैं। कमलेश रमन जी, भाई सरकार को कानो कान खबर नहीं लगती कि कितने करोड़ खर्च कर दिए गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराए जाने को लेकर। एक निर्दलीय प्रत्याशी को ये पता हो जाता है, कैसे और ये क्यों? बिल्कुल, देखिए बहुत ही गंभीर विषय है और क्योंकि सदन के पटल पे भी उन्होंने बोला और बाहर मीडिया में भी बोला, तो कहीं ना कहीं गंभीर विषय तो है और इसीलिए सरकार भी इसमें चिंतन और मंथन कर रही है कि कौन ऐसे लोग हैं जो साजिश कर सकते हैं, या केवल ऐसे ही हवा में किसी ने कोई तीर चलाया और वो कहाँ फिट बैठता है, शायद इस ओर भी इशारा अंकित करता है। और क्योंकि जो व्यक्ति इस बात को बोल रहा था, मैं अपना एक व्यक्तिगत मेरा ये है कि विश्वास लायक नहीं है जो भी चीज है, लेकिन क्योंकि वो विधायक है, एक प्रतिनिधि के रूप में इस समय विधानसभा में कुछ बोल रहे थे और मीडिया के सामने अगर उन्होंने कुछ बोला है, तो अगर उनके पास कुछ पुख्ता सबूत है तो उनको वाकई दिखाने चाहिए और उनको सामने आना चाहिए। जनता को भी पता लगे कि चुनी हुई सरकार के ऊपर अगर कोई साजिश कर रहा है। कमलेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, कमलेश जी आप क्या सुन पा रही हैं? प्रदीप जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, गिरिराज किशोर जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, तो फिलहाल संपर्क टूट गया है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराए जाने को लेकर एक खानपुर के विधायक जो कि निर्दलीय विधायक हैं और सदन के पटल पर ये वक्तव्य उनका कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराए जाने को लेकर 500 जो करोड़ रुपए हैं वो खर्च कर दिए गए और कानो कान ना तो सरकार को इस बात की भनक लगती है, ना ही जांच एजेंसियों को इस बात की भनक लगती है, जो कि कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर ये साजिश रची भी जा रही है तो क्यों रची जा रही है, और ये बात सिर्फ और सिर्फ एक निर्दलीय विधायक को पता है। गिरिराज किशोर जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी सोनी जी। जी गिरिराज किशोर जी, एक तो ये मसला जो कि कई सवाल उठा रहा है और लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि भाई ये जो गुप्ता बंधु हैं जिन्होंने 500 करोड़ रुपए खर्च करने का जिक्र किया गया सरकार गिराए जाने को लेकर, और अब सत्ता पक्ष भी यही मांग कर रहा है कि भाई आप लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच कराई जानी चाहिए। दूसरी तरफ गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने पर भी सियासत तेज हो रही है और सुबोध उनियाल का भी पलटवार सामने आ जाता है कि भाई पार्टी से अलग होने के 1 साल बाद तक भी क्यों नहीं किया गया, इस और गैरसैंण को लेकर संजीदगी क्यों नहीं बरती गई? नहीं जी, गैरसैंण में विधानसभा का जो भवन निर्मित हुआ, विधानसभा का जो भवन निर्मित हुआ, जो एमएलए हॉस्टल वहां पे बना, जितना भी इंफ्रा जो तैयार किया गया वो सोनी जी 12 और 17 के बीच में किया गया। हरीश रावत जी मुखिया थे, मुख्यमंत्री थे प्रदेश के सूबे के, उनके कार्यकाल में पूरा इंफ्रा, चाहे विधान भवन हो, विधानसभा भवन हो, चाहे एमएलए हॉस्टल्स हो, और हम लोगों ने सुनिएगा हरीश रावत जी के कार्यकाल में टेंटों में रहते हुए विधायक टेंट में रहे, सत्रों को आहूत किया। सोनी जी, आज जो ये विधायक जो हैं वाकई जिनको कांग्रेस ने पोषित किया, सुबोध उनियाल जी का आपने जिक्र किया सोनी जी, ये इस समय वर्तमान में मंत्री हैं भाजपा में, कांग्रेस पार्टी से बागी होके निकलते हैं। आप स्वयं सोचिए इन लोगों की जो स्टेटमेंट इस समय आ रहे हैं, जिन लोगों ने एक पार्टी, जिस पार्टी ने इनको पोषित किया, उस पार्टी की आइडियोलॉजी को छोड़ के अपॉर्चुनिटी को देखते हुए ये भाजपा में शामिल होते हैं और आज ये सीख देने का कार्य करते हैं, सिखाने का कार्य कर रहे हैं भाजपा में रहते हुए। अरे आप स्वयं सोचो कि 12 और 17 के बीच में जो बार बार मैं कह रहा हूं कि इंफ्रा दिया गया, और वाकई इंफ्रा दिया गया, क्या उस दौरान अगर देखा जाए गिरिराज किशोर जी, क्या उस दौरान गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने को लेकर कोई बैठक की गई, कोई रणनीति तैयार की गई? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी सुख सुविधाएं छोड़कर गैरसैंण का रुख करना चाहता है। आपको सोनी जी मैंने आपके सामने पूरी बात रखी है जी, कि पूरा जो है अगर वाकई अगर डिवोर्सन था उस समय सरकार का,
और पूरी तन्मयता से, पूरे कंसंट्रेशन से, पूरे फोकस अपने को किए हुए थी गैरसैंण में जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई। और वाकई जितना इंफ्रा में बार बार जो कह रहा हूं आपसे, 12 और 17 के बीच में अगर स्ट्रांग विल थी और वाकई अगर हरीश रावत जी उस समय मुखिया थे प्रदेश के, तो उनको स्वादुवाद मिलना चाहिए। वाकई सोनी जी आज विपक्ष में रहते हुए जो बागी हमारे जो गए, और वाकई गए तो बहुत अच्छी बात हुई है। कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के लिए, कांग्रेस पार्टी में जगह नहीं है सोनी जी, जो लोग अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अपना पाला बदलते हो। स्वयं सोचिएगा, सुबोध उनियाल जी का जो स्टेटमेंट है उसमें कहीं कोई गंभीरता नहीं है। एक वाकई जो स्टेटमेंट अपना रख रहे हैं, जो बात रख रहे हैं, वो केवल सिर्फ भाजपा की वाहवाही के लिए। और आज भाजपा एक ईंट नहीं रख पाई है वहां पे। स्वयं सोचिएगा, 7 साल से लोग शासित हैं, इस समय रूल कर रहे हैं, लेकिन एक ईंट के नाम पे, अगर विकास के नाम पे एक ईंट रखने की बात हो, इसीलिए तो उनियाल जी इस बात का पलटवार कर जवाब दे रहे हैं कि भाई पार्टी से अलग होने के बाद 1 साल बाद तक हरीश रावत अगर चाहते तो गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बना सकते थे, लेकिन इस ओर क्या प्रयास किए गए उनकी तरफ से उनके कार्यकाल के दौरान? आप सुनिएगा, लेकिन आप सुबोध उनियाल जी से, सोनी जी, एक प्रश्न होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से वाकई कि 17 के बाद आप इस समय शासित हैं, 7 साल आपको, 7 वर्ष आपने बिता दिए हैं, आप कितने गंभीर हैं गैरसैंण के प्रति। आप 3 दिन का आप एक सैर सपाटे के लिए अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को आप 3 दिन का आउट सत्र देते हैं, वहां पे आउट करते हैं। वाकई आपदा का दंश इस समय संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र झेल रहा है, जनमानस झेल रहा है। आज जो स्थितियां हैं पर्वतीय क्षेत्र की, आज वाकई जो डिबेट में पार्टिसिपेशन होनी चाहिए थी विधायकों की, इनके मंत्रियों की, इनकी जो पार्टिसिपेशन होनी चाहिए थी पर्वतीय क्षेत्र में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो आखिरी पायदान पे ग्रामीण बैठा हुआ है, जिस तक के मूलभूत सुविधाएं देने में वंचित है, आज वाकई वो अपने बच्चे को एजुकेशन नहीं दे पा रहा है। कांग्रेस जो है, हरीश रावत का अगर जिक्र करें तो अगर वो गैरसैंण को अस्थायी राजधानी नहीं बना पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तो गैरसैंण को अस्थायी राजधानी नहीं बना पा रही है। क्या वजह, क्यों अस्थायी घोषित नहीं कर पा रही है? सोनी जी स्ट्रांग विल जो मैं बार बार कह रहा हूं, कालीन सत्र अगर आपको भरारी साइड में चलाना है तो 60 दिन का 60 डेज का आपका सत्र होना चाहिए, जिसमें वाकई अगर डिबेट पर पार्टिसिपेशन होती है, सवालों का विपक्ष के पास अंबार है, सवालों का विपक्ष के पास पुलिंदा है, लेकिन अगर जवाब तभी बनेगा ना, सवाल से बचती भी सरकार नजर आ रही है, भागती भी नजर आ रही है। स्वयं सोचे 3 दिन का हाउस जो सत्र था, वाकई जो मैं कह रहा हूँ सैर सपाटे के लिए। और बिल्कुल, इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि जानबूझकर ये सत्र की जो टाइम लिमिट है ये कम रखी गई ताकि वो तमाम सवाल जो है वो निकलकर सामने ना आ सके, क्योंकि उन सवालों के जवाब देना होगा। शुक्रिया जुड़ने के लिए इस चर्चा में। फिलहाल देखा जाए तो लगातार इसको लेकर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। एक तो गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाए जाने को लेकर और दूसरा सरकार गिराए जाने को लेकर जो साजिश की बात, षड्यंत्र की बात निकलकर सामने आई है। अब देखना यह होगा कि इस मामले की कितने निष्पक्षता के साथ जांच पड़ताल की जाती है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।